it, हाँ जी, That is not your problem. That is not your problem. It is not none of your business. It is not none of your business. and there's another thing I noticed, that it is not just one religion that talks about courage. In fact, all our religions talk about courage. So, here is the religion of Islam. कांग्रेस पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए, प्लीज मान्य सदस्य आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूं, एड्रेस इधर करें, He said, एड्रेस इधर करें मान्य सदस्य। हाँ जी, सॉरी, इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, the prophet peace be upon him said, he, God said, have no fear, I am with you, hearing and seeing. मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी, जो सर गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मेक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए, अहिंसा
हमारा प्रतीक है अभय मुद्रा। ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। अब स्पीकर से कोई नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak. प्राइम मिनिस्टर स्पीकर की तरफ से कोई नहीं आएगा। This will happen. स्पीकर वहां पे doing this. It will repeat again. भाई 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 ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर सर चुप हो गए सब। एक मिनट। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। भूपेंद्र यादव जी बोलना चाहते हैं आप? ये सब हिंदू हैं यहाँ पे। अगर आप हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं, महापुरुष छोड़िए, अगर आप शिव जी को देखें तो शिव तो क्या हो रहा है सर? अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। स्पीकर सर, कहां कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है? प्लीज प्लीज सर, कहां कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया? मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। शाबाश। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, अयोध्या ने राम भगवान। माइक दीजिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? सर मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, अरे ये प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम में आधा आधा पैरा आएगा क्या? तो अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि। प्लीज ब्रदर,
राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए, मैंने पूछा कि बताइए ये हुआ क्या। बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई आप हार गए, उसको सहन करिए। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा राहुल जी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। अच्छा, इन्होंने मुझे एक और बात बोली, 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। तो अयोध्या की जनता को डराया, पूरे देश को डरा दिया। मैं आपको बताता हूं, आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की, और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते, कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। स्पीकर सर, आपने कहा कि डिबेट प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे होनी चाहिए। ये जो मैंने किया है, अनुराग ठाकुर जी ने अयोध्या की बात की थी, अनुराग ठाकुर जी ने सनातन धर्म पर आक्रमण की बात की थी, इसीलिए मैंने ये किया है। मैं दिखाना चाहता हूं कि अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या की सच्चाई क्या थी। प्रेसिडेंट्स डिबेट में उन्होंने बात उठाई थी, मैंने बात बंद की है। प्रधानमंत्री जी को अच्छी लगी अयोध्या के बाद अच्छी लगी, डर फैलाया और ऑपोजिशन का रिस्पांस
एक साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा, सारे के सारे ऑपोजिशन, पूरा देश एक साथ मिलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। और जो आपने डर फैलाया, उसके बारे में यात्रा में बहुत कुछ सुनने को मिला। अभी तक याद है, सुबह 7 बजे 7-8 बजे की बात थी, यात्रा में चल रहे थे, एक महिला आती है, हमारे साथ चलती है, मेरा हाथ पकड़ती है और घबराई हुई सी थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, और मुझे कहती है मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है। मैंने पूछा कौन मार रहा है, कौन मार रहा है? बेटी बचाओ, बेटी की दुविधा सुनाई नहीं दे रही, बेटी का दर्द नहीं सुनना चाहते, भारत की महिलाओं का दर्द नहीं सुनना चाहते। मैंने पूछा कौन मार रहा है, कहता है मेरा पति मार रहा है। मैंने कहा क्यों? कहती है सुबह का खाना नहीं दे पाई। मैंने कहा क्यों? खरीद नहीं पाई, महंगाई है, महंगाई है, खरीद नहीं पाई, खाना नहीं पका पाई, इसलिए मुझे मार पिट रही है। मैंने कहा बहन क्या करूं, कैसे आपकी मदद करूं? कहती हैं आप कुछ मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ ये बात याद रखिए कि महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है। उसके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। गैस सिलेंडर, महंगाई, तो आपने गरीबों को, महिलाओं को डराने का काम किया। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला, अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटा सा घर था। ठीक है, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं?
फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर देखिए, स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी है और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है, उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। स्पीकर सर, Not yielding. और Continue. स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। जैसे नोटबंदी की गई वैसे ही आर्बिट्री तरीके से अध्यक्ष महोदय, आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जनता से स्टेट्स छीने गए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से आपने पहली बार स्टेट छीना है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मेहते इससे दोनों से मिला। आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई, रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने, हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूं, एक भाई मैं कर सकता हूं, एक भाई एक कर्तव्य निभा रहा है। आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूं।
मुझे कहती है मैंने अपने आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को गोली मारी गई। मैं भागना नहीं चाहती थी, मैं मरना चाहती थी, उसके साथ मरना चाहती थी। मुझे घसीट के वहां से ले गए और फिर मेरे को अपने बच्चे की फोटो दिखाती है, कांपती हुई ऐसे फोटो दिखाती है। ये आपकी योजनाओं का नतीजा है। आपको शर्म आनी चाहिए। एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान, सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान, वही। मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, उड़ा दिया। अब मैं सोचता हूं, पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूं कि ये अदानी जी, अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया। ये रास्ता साफ करने का तरीका था, रास्ता साफ करने का तरीका था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ा रहता है। जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, 24 घंटा उनको तंग करते हैं। उनके कैश फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैश फ्लो को क्रश करने की कोशिश करते हैं कि वो परे हट जाएं और अरबपति उनकी जगह ले लें। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई? साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया। हर स्टेट में आपने खत्म कर दिया है। अगर आप जानते नहीं हो, चेक कर लो। हर स्टेट में, हर भाजपा की स्टेट में खत्म कर दिया। तो किसानों को
जो हमने लैंड एक्विजिशन बिल तैयार किया था सही मुआवजा दिलाने के लिए, उसको आपने रद्द किया। We'll authenticate it. कर देंगे, ऑथेंटिकेट कर देंगे। बैठ जाओ, कर देंगे हम ऑथेंटिकेट। बैठ जाओ, कर देंगे ऑथेंटिकेट। उसके बाद किसानों को डराने के लिए, याद रखिए शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है, आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। देखिए आपकी आयला सिर हिला रही है, वो भी सहमत हैं, कौर जी सहमत हैं। देखिए हमारी जरूरत नहीं है, वो सहमत है आपसे, वो सहमत है। स्पीकर सर किसानों ने मांगा क्या? स्पीकर ने किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने ये कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। स्पीकर सर एमएसपी, जब मैं ब्रदर स्पीकर सर एमएसपी विद लीगल गारंटी। स्पीकर सर द इशू इज एमएसपी विद लीगल गारंटी, नॉट जस्ट एमएसपी। एमएसपी is being given, the issue is Kisans want MSP with legal guarantee which you are not ready to give them. तो किसानों में आपने डर डाला, भय डाला, महिलाओं में महंगाई, गैस सिलेंडर, सेना में अग्निवीर, हर व्यक्ति के लिए आप लोगों ने भय का कोई ना कोई पैकेज दिया, गिफ्ट दिया, तोहफा दिया। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। जो आप 2000 साल पहले की बात करते हो, थोड़ी सी भविष्य की भी बात कर देते हैं, इंडिया के फ्यूचर की बात कर देते हैं। रोजगार तो आपने खत्म कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी, जो आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म करके, युवाओं को आर्मी में अपॉर्चुनिटी मिलती थी, अग्निवीर उनके लिए आपने दे दिया, वो खत्म कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करते हैं, वो रास्ता बंद कर दिया। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है।
NEET is not a professional exam. NEET is a commercial exam. NEET में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात है। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। तो ये हालत है। जहां भी ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई। तो शिव जी कहते हैं, सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। चेहरा देख, चेहरा देख। सदस्य, सर देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य। ये देखो, एक मिनट देखा सर आपने? एक मिनट देख लिया? एक मिनट। See, sir, Speaker, sir, NEET students spend years and years preparing for their exam. Their family supports them financially, emotionally. And the truth is that NEET students today do not believe in the exam. Because they are convinced that the exam is designed for rich people, not meritorious people. I have met a number of NEET students, every single one of them tells me that the exam is designed to create a quota for rich people and to create a passage for them into the system, and is designed not to help poor students. Now, इससे भी बहुत डर होता है। महीनों पढ़ाई करते हैं, ये पता नहीं कि भैया एग्जाम लीक हो जाएगा, नहीं होगा। अगर पास भी हो गए तो पैसा कहां से आएगा? तो उधर भी इन लोगों ने भय डालने का काम किया। तो जहां भी ये देखते हैं, ये भय डालते हैं। सेना में, युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में, महिलाओं में, डिसेबल्ड में भी। और मैं ये भी कह सकता हूं कि सिर्फ
बाकी हिंदुस्तान में भी नहीं, मगर अपनी पार्टी में भी भय है। आपकी पार्टी में डर है, भय है, सच्चाई है। देखो अब आप चिल्ला नहीं रहे हो, अब आप शांत हो, अब बिल्कुल शांत हो, सच्चाई बोल दी, चिल्ला नहीं रहे, चुप। क्योंकि आपकी ट्यूनिंग डायरेक्टली, प्रॉब्लम क्या है, आप चिल्ला भी नहीं सकते क्योंकि कनेक्शन नहीं। सर मैं बोल रहा हूं सर, समझा रहा हूं, स्ट्रक्चर बोल रहा हूं। सर लोकतंत्र में पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कोई भी इन पार्टियों में कोई भी आके कुछ भी कह देता है। ग्रुप ऑफ 22, 23, 24, 25 सब जो बोलना है बोल देते हैं, मगर आपकी पार्टी में भय है। सत्यमेव जयते, ना डरो ना डराओ। सर, when I became LOP, I realized something that I had not realized before. And it's also on the lines of the principles of Shiva. It's on those same lines. And the idea was that after becoming LOP, all my personal dreams, my personal aspirations, my personal fears have to be put aside. I am now actually two people. I'm not one person. I'm a constitutional person, and my job is to be leader of the opposition, to represent all these parties equally. In fact, I don't just represent the Congress party, I represent every single party. And I have to treat every single party with love and affection. So when Hemant Soren ji is in jail or Kejriwal is in jail, it should disturb me, it should hurt me. Yes. Yes. When you unleash your agencies on these political people, it is our job to defend them. Because there is a constitutional person and an individual. And what Shivji is saying is that when you are a constitutional person, the individual should die. The individual's aspirations, the individual's dreams should die. And you should become the voice of the people. Yes. Meaning that you should have no fantasies, no dreams, nothing. The perfect public representative is one who is actually dead. That is what Shivji is saying. You understand? Now, Speaker sir. Speaker sir, now, my advice. So there are two structures now. One is me as an individual, and one is me as leader of the opposition. Me as an individual, I might have my likes and dislikes. I might have my views, but me as leader of opposition have to suppress them, have to reduce them and say, now I'm the voice of the opposition. That is the idea. That is the idea of the democratic system. The people have given me a responsibility, and that responsibility should overcome my personal likes, dislikes, aspirations. Now, Speaker sir, why I'm saying this? And forgive me for saying this. But when you were being put on that chair, I walked there to help you, to walk with you to the chair. And I shook hands with the Prime Minister and I shook hands with you. And then I walked to your chair. And you are the final arbiter of the Lok Sabha. You're the final word here. What you say fundamentally defines Indian democracy. You don't allow us to speak, you allow us to speak, you allow them to speak, you don't allow us to speak. All these things define Indian democracy. Speaker sir, there are actually two people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union.
and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something.